बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, निकाह केस में बानी पिटाई बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई और दोनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माने भी आयद किए गए हैं। जबकि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि 9 फरवरी को सूरज पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि एक शख्स खुद को चौथी बार मुल्क पर वज़ीर आज़म मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो है निकाह केस में बानी पिटाई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। क्या कहेंगे केस पर? चैलेंज होगी हाई कोर्ट्स में, ये सारी सज़ाएँ चैलेंज होंगी अभी। और सज़ाएँ जो सुनाई जा चुकी हैं अभी तक वो 10 साल, 14 साल और 7 साल इस तरह से हैं। और ये जो हैं ये यकीनन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएंगे। और इस दौरान जो है वो मुहिम जारी है, इंतखाबी मुहिम पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नवाज की, जो बड़ी हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं 2 कैंपेन्स। लेकिन इसमें यहाँ पर अब तक सवाल वही है कि ये वाज़ेह नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बड़ी हद तक वजाहत हो गई कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो होंगे उम्मीदवार, लेकिन जरदारी साहब क्या सदर होंगे या जरदारी साहब का उसमें क्या रोल होगा, वो अलग रहेंगे। और एक तो ये वजाहत अभी होनी बाकी है, वो मेरे ख्याल से नताइज आने के बाद ये सारी चीज़ें तय होंगी। और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब अब आगे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी साथ हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं और मरीम नवाज साहब भी हमें फाल नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि जो सादा अक्सरियत है, सादा अक्सरियत के लिए चाहिए 166 166 सीट्स गालिबन मौजूदा ईवान में। तो ये 100 सीटें या 80 सीटें या 70 सीटें या इससे बात कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब एक आगे फिर वो बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों की ज़रूरत होगी। तो 166 अगर सीटें चाहिए यानी कायदे ईवान हुकूमत साजी के लिए, तो 166 चाहिए, तो कम से कम मेरा ख्याल है कि 101 अपना अंदाज़ा है कि एक स्टेबल हुकूमत जो है वो उस वक्त बने कि कम से कम उसके पास जो है वो 120 से 130 सीटें हों और फिर बाकी सीटों पे किसी के पास 10 सीटें हैं, बाकी आप इत्तेहादी लेके एक हुकूमत फॉर्म हो जाए। उसकी वजह यह है कि अगर 70-80 सीटें आती हैं एक जमात की और उसको 166 तक जाना है, तो वो एक मामला बड़ा मुश्किल होगा और उसके लिए होंगे सिर्फ 3 रोज़। अच्छा, ये जो आज़ाद अरकान है, आज़ाद अरकान की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं। अच्छा, आज़ाद अरकान से मुराद ये है, यानी ये क्या बात हुई कि आज़ाद अरकान जो हैं वो किसी सियासी जमात में शामिल हों? ये एक सवाल है ना। वो इस वजह से कि सियासी जमात वो है जिसके पास एक इंतखाबी निशान होना चाहिए। यानी एक ऐसी सियासी जमात, यानी तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है रजिस्टर्ड, लेकिन जो ये जो बल्ले के निशान वाला सिलसिला हुआ है उसका जो एक जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो आज़ाद अरकान किसी ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार करें जिसके पास इंतखाबी निशान हो, ठीक है, जिसके ऊपर जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमारे राब्ते हैं और पीपल्स पार्टी कह रही है। लेकिन ये पाबंदी नहीं है, ये लाजिम नहीं है कि वो किसी सियासी जमात में जाएं 3 दिन के अंदर अंदर जिसके पास इंतखाबी निशान हो। ये भी हो सकता है कि वो आज़ाद अरकान जो हैं वो और बाकी जमातें यानी अगर उनके पास मिसाल के तौर पे बहुत सारी जमातें जो कि इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, और मैं उनको छोटी जमातें नहीं कहता, वो हो सकता है उनकी सीटें भी काफ़ी निकल आएँ, जैसे तहरीक लब्बैक है, MQM है, GD है, अभी तक उनकी क्लैरिटी नहीं है ना। तो ये भी मुमकिन है कि जो आज़ाद अरकान और बाकी जमातें जो हैं वो अपना एक ग्रुप बना लें। अच्छा, आज़ाद अरकान अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, यानी एक ग्रुप के तौर पे वो आज़ाद रह के एक अपना ग्रुप स्पीकर को, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि उन पे ये बाइंडिंग नहीं है कि वो किसी ना किसी सियासी जमात में जाएं।
वो आज़ाद अरकान जो हैं, मिसाल के तौर पे किसी का एक निशान है, किसी का दूसरा निशान है, तीसरा निशान है, एक मुख्तलिफ निशान है सारे, तो आज़ाद हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें अक्सरियत तहरीक इंसाफ की, जो जिनके निशानात के ऊपर कन्फ्यूजन चल रहा है, तो वो जो आज़ाद अरकान हैं उनकी तादाद अगर एक ख़ास नंबर तक पहुंचती है तो वो मतलब सियासी जमात में भी जा सकते हैं, लेकिन पाबंदी नहीं है कि ज़रूर जाएंगे। वो किसी और जमात के साथ जिनके पास निशान है, मिसाल के तौर पे उनसे किसी सियासी जमात ने रब्ता किया, ये मैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से हट के बात कर रहा हूँ, उनसे किसी जमात ने रब्ता किया कि भाई ऐसा है कि आपके पास कितनी सीटें, उन्होंने कहा हमारे पास 60 सीटें हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ऐसा है, आपके पास 60 हैं, इनके पास, या आपके पास 70 हैं, या हमारे पास 40 हैं, या उधर, तो बजाय हम उधर जाएं हम अपने ग्रुप बनाते हैं और आज़ाद अरकान अपना ग्रुप बना के उन जमातों के साथ उनमें से एक वजीर आज़म आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो नंबर, इसमें आपसे मैंने बात वही की ना कि वो जो आज़ाद अरकान हैं, वो आज़ाद अरकान एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार और नाम रख सकते हैं, एक यूनियन, कोई नाम जैसे नहीं होता कि एक नाम रख दिया। एक ज़माने में ये होता रहा है, ये जो है ये गैर जमाती इलेक्शंस में ये हम नाम सुनते रहे हैं 1985 के अंदर, हक परस्त, अवाम दोस्त, इस किस्म के नाम आते रहे हैं सामने। तो ये अब देखना ये है कि ये जो है ये जब मतलब MQM और पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें जो है, ये नाम इस्तेमाल होते रहे माजी में 1985 के अंदर, अवाम दोस्त, हक परस्त, ये नाम इस तरह का एक ग्रुप बनाया और वो ग्रुप बन के पता चला ये जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कोई 110-120 के करीब सीटें लाएं, वरना बहुत से लोगों के साथ एक हुकूमत बनाना वैसे ही मुल्क में बना भी सकते हैं, लेकिन वो फिर एक मलगूबा सा बनेगा जिसमें तमाम अरकान को, यानी फ़र्ज़ करें आज़ाद अरकान, फ़र्ज़ करें किसी जमात में भी जाते हैं तो किसी कमिटमेंट में जाएंगे ना कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं, भाई जीत गए हैं और आपकी तरफ जा रहे हैं वज़ीर बनना है या मुशीर बनना है। देखें, इतने मुल्क की मईशत की सूरत हाल ख़राब थी, और मैं उसमें शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसमें कोई शख्स जो है, वो इनके जो इत्तेहादी हैं, वो कोई शख्स अपनी मुशावरत या वजारत छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने एक दफ़ा इनके जाके पूछा भी इनके मुस्लिम लीग उनके लोगों से, मैंने कहा यार ये इतने सारे, कहते हैं मुझे खुद ये शहबाज शरीफ साहब से भी जब मुलाकात, तो वो इजी नहीं थे इतनी बड़ी काबीना पे, लेकिन मसला ये है कि वो जहां पर किसी को कहते थे कि भाई आप एक एक मुशीर, एक एक वजीर, और वो जो कि इलेक्टेड नहीं थे उन्होंने भी अपने अपने वो तरक्याती मंसूबे मनवाए और बहुत तंग करके रखा। मतलब तंग इसलिए होता है कि एक अजाब हो गया ना, मतलब उस काबीना में अगर आप, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी ना, या PDM की जो भी हुकूमत, उस हुकूमत में आप ज़रा देखें कि किस जमात के किसी ने एक, वो कहते हैं ना कि एक इतनी सी चीज़ नहीं छोड़ी कि यार मुल्क के हालात ऐसे हैं, माशी हालात, तो यार हम यहाँ पे ये चीज़ छोड़ दें। नहीं, हमें इतनी चाहिए, हमें इतनी मुशावरत, हमें इतने मुशीर चाहिए, इतने वज़ीर चाहिए, हमारा कोटा 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 ये है वो है फलां जमा सब, और मुल्क की मईशत उस वक्त टामाडोल हो रही थी और सिक्योरिटी के हालात भी बड़े उस वक्त भी ठीक नहीं थे। तो मेरी तो ये दुआ है कि जो भी हुकूमत आए वो स्टेबल हो, और ये जो है ना, इसको, ये इस चीज़ को भी जहन में रखें कि वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये, क्योंकि अगर देखें फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा आज़ाद अरकान और ये उनको लेकर भी आते हैं ना इत्तेहादियों को, तो ये तो अजीब सी हुकूमत, फिर वही सिचुएशन बनेगी। क्योंकि देखें ना, पहले भी सीटें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सीटें ऐसी थी कि उनके को मिलना ही पड़ा, और फिर मिलके उनको जो है वो बनानी पड़ी एक PDM की हुकूमत। वो उस वक्त तो मजबूरी थी ना, लेकिन इस वक्त जो है वो ये है कि एक इलेक्शन के नतीजे में एक ख़ास तादाद आनी चाहिए ताकि मुल्क उसका मुतहम्मिल हो सके। और वही मैं बात कह रहा हूँ कि आज़ाद अरकान को लाएंगे तो फिर आज़ाद अरकान बहुत ज़्यादा ला के किसी वादे वईद पे लाएंगे, वो नहीं आते तो वो अपना अला खड़ा करेंगे। तो ये अभी देखना है कि इसके जो मराहिल हैं हुकूमत साजी के,
कि किस तरह से होते हैं और नताइज कैसे आते हैं। असल बात यह है कि लोग निकलें, अपनी खुशी, अपनी नाराज़गी, अपने मसाइल, अपनी परेशानी, अपना गुस्सा, जो भी है, जो भी फीलिंग्स है, अपना खलूस किसी जमात का, वो जाके वोट ज़रूर डालें। असल बात यह है कि वोट डाल के जो महज़ब तरीन तरीका है वो ये है कि वोट डाल के आप अपनी राय का इजहार करें, और जितने ज़्यादा लोग वोट डालेंगे उतना ही एक अच्छा तासुर भी जाता है दुनिया में कि यार ये वोट यहाँ पे इतने लोगों ने अपना मतलब शऊर का मुजाहरा किया कि जो भी है जैसे भी अपना वोट ज़रूर डाला, और ये कि जो भी कुछ हो मुल्क के लिए अच्छा हो। एक जंग छिड़ गई है बहुत बड़ी, गैर मुतवक्को तो नहीं, इसका खदशा था, और मैं इस जंगें तो खैर चल ही रही हैं, लेकिन ये जो है अभी इसका एक दूसरा मरहला इसका हुआ है, और वो ये है कि अमेरिका ने ईरान से वाबस्ता जो मुख्तलिफ ग्रुप्स फ़ाल हैं शाम में और इराक़ में, उनके ऊपर हमला किया है। 30 मिनट तक शदीद हमले जो हैं वो जारी रहे, और ये 85 जगहों पर अमेरिका के जो B-12 बॉम्बर्स हैं वो उन्होंने फ़्लाई किया, और ये उन्होंने फ़्लाई किया। प्रेसिडेंट बाइडन ने जो आखिरी रसूमात थी वहाँ पे डोवर एयरबेस पे, वो 3 फ़ौजी, उसमें से 2 ख़वातीन थीं जो ये टावर 22 पे जो अटैक हुआ था, तो उनकी जब आखिरी रसूमात अदा हो गई उसके फ़ौरन बाद प्रेसिडेंट बाइडन ने इसका हुक्म दिया कि यहाँ पर निशाना बनाए। जो इससे पहले लॉयड ऑस्टिन ये कह चुके थे, एक ख्याल था कि शायद अभी ना हो ये, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन ने इस हमले का हुक्म दिया। अच्छा, अब इसमें वाइट हाउस की प्रेस रिलीज़ ये बता रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक अमेरिका का हमला जो है वो शाम पर और सीरिया पे उन्होंने स्ट्राइक्स की। अच्छा, ये जो 85 टारगेट्स पे 7 जगहों पे, वाइट हाउस का जो एलामिया है, थर्ड स्लाइड, स्टेटमेंट फ्रॉम जो बाइडन, प्रेसिडेंट जो बाइडन का यूएस मिलिट्री ऑपरेशन इन द मिडल ईस्ट, ये इन्होंने जो अटैक का इन्होंने परमिशन दी, और उसके बाद फिर ये अटैक हुआ। अच्छा, इसमें जो है वो ये जो है ये अगर हम सेंट कॉम की हम ये देखें स्लाइड, तो उनका जो एक्स पे उनका है, तो वो ये बता रहे हैं कि एट 4 p.m. CENTCOM statement on US strikes in Iraq and Syria. At 4 p.m. CENTCOM forces conducted air strikes in Iraq and Syria against Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps, Quds Force and affiliated militia groups. US military forces struck more than 85 targets with numerous aircraft to long-range bombers flown from US. ठीक है, 125 प्रिसीजन म्यूनिशंस इसमें इस्तेमाल हुई। अच्छा, ये जो एलामिया है इसके मुताबिक जो है वो कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर्स, इंटेलिजेंस सेंटर्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, और इनको निशाना बनाया गया, लॉजिस्टिक्स, ये वगैरह सारी जो कि एफिलिएटेड थे और जो अटैक कर रहे थे अमेरिका और कोलिशन फोर्स पे। अच्छा, जो दूसरा स्टेटमेंट है जिसको वो ये कह रहा है, जिसमें जो है ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, अच्छा कुछ फोर्स, ये जो यूएस सेंटकॉम के कमांडर हैं जनरल एरिक क्यूरेला, ये जो हैं ये कह रहे हैं कि अटैक हुआ है, डायरेक्ट थ्रेट जो कि इराक और रीजन और सेफ्टी ऑफ अमेरिकन को थी। विल कंटिन्यू टू टेक एक्शन, अभी जारी रहेगा। डू वॉट एवर इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अवर पीपल एंड होल्ड दोज रिस्पॉन्सिबल हु थ्रेटन देयर सेफ्टी। अच्छा, तो ये जो है ये अटैक हुआ और ये 30 मिनट तक मैंने कहा कि हमले जारी रहे। इसके ऊपर जो है अब इराक, अच्छा ईरान पे नहीं हुआ, लेकिन ईरान से जो मुंसलिक मलेशियाज इराक में और सीरिया में उन पे हुआ। तो अब एक खबर तो
अब इसमें कितने लोग जानों से गए हैं, पहले 16 की खबर आ रही थी, लेकिन फिर ये खबर आ रही है कि 40 उसमें लोग जो हैं वो जहाँ बक हुए हैं। लेकिन उसमें इराक जो है उसने वहाँ पर अमेरिकन अच्छा, इस पे अमेरिका की तरफ से एक और बात की गई है। उन्होंने कहा है कि हमने इराक की हुकूमत को बता दिया था पहले कि हम आपकी सॉइल पे अटैक करने जा रहे हैं, और वो उनको हमने ऑन बोर्ड लेके अटैक किया। लेकिन इसमें इशू ये है कि इराक ने उसके बाद जो है वो बुलाया है वहाँ पर अमेरिकी जो सफ़ीर हैं, जो सफारत खाने का अमला है, उनको बुलाया है, और शाम ने इसके ऊपर एहतजाज किया है। ईरान ने भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया है, लेकिन ईरान की सॉइल पर अटैक नहीं हुआ। ये बात इम्पॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, ये जो है इसके साथ ही आज रात किसी वक्त यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट 8th स्लाइड, मैं ये बात कह रहा था कि ख़बर जो है वो मुखबरी सही होनी चाहिए, तो ये आज तक ये ऐलान हो गया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से 8वीं स्लाइड के सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं ये सऊदी अरेबिया, मिस्र, कतर, इसराइल और मगरबी किनारे का दौरा करने आ रहे हैं, और ये जो है एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए आ रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। एक जंग बंदी के लिए आ रहे हैं दैट विल अलाउ टू सस्टेन्ड इंक्रीज्ड डिलीवरी ऑफ, अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू सिविलियंस इन गाजा, यानी एक तो क्लैरिटी हो गई कि जंग बंदी हो रही है, सीज फायर, ह्यूमैनिटेरियन पॉज नाम दे दें, पॉज दे दें, सीज फायर, जो भी करें। अच्छा, ये कंटिन्यू करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को फैलने से रोकेंगे, रिफॉर्म करेंगे कि यूएस जो है वो अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेगा टू डिफेंड इट्स पर्सनल एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रेड सी में, और ये उसके बाद ये ज़्यादा पीसफुल रीजन जिसमें लास्टिंग सिक्योरिटी होगी इसराइलीज़ के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए बराबर की, लाइक। अच्छा, ये जो है, लेकिन फ़लस्तीनियों के, अब ये ईरान के साथ जो है वो स्ट्राइक, थोड़ी देर पहले जो है ये सेंटकॉम ने एक और प्रेस रिलीज अपना स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने ये कहा है कि ये दिन में हुआ है किसी वक्त, यूएसएस कारनी जो है ये रेड सी ऑपरेशन वहाँ पर मुसलसल वो जारी हैं, तो मैं उनको बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा। वो यूएसएस लेबोन FA-18 जो है वो अगर इसको हम देखें इस इलामिये को, तो इसमें लास्ट पैराग्राफ, आइजनहावर कैरी स्ट्राइक ने दोबारा रेड सी के ऊपर जो है ये इंगेज किया है, और वहाँ पे रेड सी के ऊपर फिर हमले जारी हैं, और ये सारा जारी है। लेकिन हमास की तरफ से एक बात हुई है, एक बात हमास के रहनुमाओं ने कर दी है। उससे पहले थोड़ा सा मैं दोबारा बात नहीं दोहराना चाह रहा, थोड़ा सा वो हम छोटा सा क्लिप प्ले कर देते हैं, रिकैप कर लेते हैं, ताकि मैं भी उसको देख लूँ कि क्या बात हुई थी, और हम उसको दोबारा बात ना दोहराएं, उसी को सुन लें जो बात हमने की थी। अगर हमारी प्रोडक्शन टीम उसको प्ले कर दे ज़रा, ताकि अब क्या हुआ है। प्लान जो है वो आगे बढ़ा, कामयाबी के इम्कानात हैं। तो पहले मरहले पे ये है कि जी सीज फायर हो, टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाने की बात हो रही है फ़लस्तीन, यानी गजा में भी और फ़लस्तीनी अथॉरिटी में। सदर महमूद अब्बास जो हैं, जो कि अब 88 साल जिनकी उम्र है, उनको या तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे या वो अपने ओहदे पे आप समझें कि एक अलामती तौर पे रहेंगे। इसमें यह है कि एक इंतहाई फ़ाल अबूरी वज़ीर आज़म हों। उसमें 3 नाम चल रहे हैं। एक नाम चल रहा है उसमें सलाम फयाज, दूसरा नाम जो है वो चल रहा है नासिर अल किदवा का। नासिर किदवा जो हैं ये एक तो यासिर अरफात के बहुत करीब रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ये फ़लस्तीनी मंदूब रहे, ये नायब वज़ीर आज़म भी रहे, लेकिन चंद साल पहले इनका बड़ा शदीद इख्तलाफ हुआ सदर महमूद अब्बास से, और उसके बाद ये अलग हुआ। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अंदर करप्शन है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रैक डाउन किया और बड़ी आवाज़ उठाई, और जिसके बायस इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पसंद किया जाता है। तीसरा जो नाम है वो महमूद अब्बास चाहते हैं कि वो आज मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो कि फ़लस्तीनी फ़ंड है इस वक्त, उसके जो सरबराह हैं, इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं कि जी अगली क़यादत जो है वो कौन संभालेगा। नासिर अल किदवा का नाम हमने बताया था, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम बताया था, बाकी नाम सारे बताए थे, लेकिन ये कि इसमें एक नाम जो कहते हैं ना डार्क हॉर्स के तौर पे जो सामने आ रहा है, और कौन सी शख्सियत ऐसी है जो इस वक्त तमाम लोग हैं
उनको वो आपस में जोड़ सकती है, और जो इस्माइल हानिया से भी ज़्यादा मकबूल है, उनका नाम है मरवान बरगोती। जो जेल में कैद हैं मरवान बरगोती वो हों, जो कि बहुत पॉपुलर हैं वो हों, या ये कि किस तरह से होता है ये अभी हमने देखना है। तो ये जो है ये बात आगे बढ़ रही है तेज़ी के साथ। जी डॉक्टर साहब। 11वीं स्लाइड हम यहाँ पे दिखाते हैं। एसोसिएटेड प्रेस ये न्यूज़ ब्रेक कर रहा है अभी, और न्यूज़ जो है वो ये है कि हमास की तरफ से जो कंडीशन रखी गई है वो ये रखी गई है कि हमास ने डिमांड की है कि मरवान बरगोती को, जिनको नेल्सन मंडेला कहा जाता है, उनको फ़लस्तीन की जेलों से रिहा किया जाए। अच्छा, मरवान बरगोती जो हैं इनके बारे में पहले भी डिस्कशन होता रहा है काफ़ी सालों से। जब से ये डिस्कस कर रहा हूँ तो कई दफ़ा ये बात मरवान बरगोती जो हैं उनसे उनका डिस्कशन होता रहा है। मरवान बरगोती जो हैं ये इनका ताल्लुक़ जो है ये रमल्ला से है। रमल्ला के पास जो है यानी मगरबी किनारा, यानी उसके पास एक खुबार नाम का एक गांव है, वो बिल्कुल साथ ही, अब तो बहुत ही थोड़ा सा इलाका है, तो वो हम मिल गए हैं, सारी आबादियां मिली हुई हैं। लेकिन ये जो है ये बरगोती कबीला जो है ये बड़ा ज़बरदस्त फ़लस्तीनी कबीला है, पुराना, इसकी बहुत तवील तारीख़ है। और ये जो है ये इनका ताल्लुक़ जो है, ये 64 साल इनकी उम्र है। ये जो है ये जो यासिर अरफात ने जो एक, आप समझें कि एक मुसल्ला कह सकते हैं या मिलिट्री, उनकी जो 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 फतह की, यानी पीएलओ की जो अस्करी तंजीम थी, उसका नाम था तंजीम। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये अभी तक तंजीम के सरबराह हैं। ये 1995 में कायम हुई थी। यासिर अरफात उस वक्त हयात थे, लेकिन इन्होंने कभी भी, ये इनका पहले से ख्याल ये था, यानी थे ये यासिर अरफात के बहुत करीब, लेकिन ये पहले दिन से इनका ये ख्याल था कि ये यहाँ पर, क्योंकि मगरबी किनारा, इनका ताल्लुक ही मगरबी किनारा, इन्होंने कहा था कि मगरबी किनारे के ऊपर यासिर अरफात मरहूम के एहतराम में ये उनके साथ रहे। लेकिन ये हमेशा कहते रहे कि ये इसराइल यहाँ पर अपनी सेटलमेंट्स को कायम करेगा, और ये ओस्लो मुआहदा और सारे मुआहदे, तो यानी ये जहनी तौर पे आप समझ लें कि ये हमास में भी पॉपुलर थे और हैं, क्योंकि नज़रिया इनका वही था कि हमास के ये यहाँ पर मामला ओस्लो एकॉर्ड से हल नहीं होगा, ओस्लो एकॉर्ड की खिलाफ वर्जी इसराइल करेगा, और वो होनी शुरू हो गई। तो दूसरी इंतिफादा में फिर इनका रोल बड़ा फाल था। ये बात हम पहले भी, दूसरी इंतिफादा में रोल फाल था। फिर इनको सज़ाएँ सुनाई गई, 5 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, और कि इन्होंने कत्ल किया है। इन्होंने इब्रानी ज़बान में, उस बात इब्रानी इन्होंने सीखी थी बड़ी ज़बरदस्त। और फिर उसके बाद, अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ 2002 में इनको गिरफ़्तार जब किया गया, तो उससे पहले, यानी ये पूरी मगरबी दुनिया में भी इनका नाम कोई नया नहीं है। यानी अगर कोई कहे कि जी मगरबी दुनिया में कोई, किसी को पता ही नहीं है कि ये कौन साहब थे, तो मैं यहाँ पे 12वीं इनका एक आर्टिकल दिखाता हूँ जो इन्होंने 2002 में लिखा था। 2002 जो है ये है इराक पर जंग और अमेरिका के 9/11 के दरमियान का पीरियड, और ये इनका जो आर्टिकल है ये उस वक्त व्यूज़ ऑन न्यूज़ में मैंने डिस्कस किया था कंप्लीट। ये इनका जो ये आर्टिकल है, ये कोई, आप समझें कि मैं कोई 22 साल के बाद ही दिखा रहा हूँ ठीक है, ये उस वक्त मैंने ये इस आर्टिकल को डिस्कस किया था व्यूज़ ऑन न्यूज़ में। इसमें इन्होंने लिखा था कि वांट सिक्योरिटी एंड द ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये मरवान बरगोती का आर्टिकल आया था जनवरी 2002 में, और फिर उसके बाद 2000, यानी वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है इन्होंने, यानी ये एक आलमी सतह पर इनका नाम सब जानते थे। उस एंड ऑक्यूपेशन, अगर सिक्योरिटी चाहते हो एंड ऑक्यूपेशन, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा, और वो आप देखें हालात क्या थे, इराक और अफगानिस्तान के दरमियान का टाइम है ये। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्होंने लिखा 2004 में, और ये आर्टिकल जो है ये इन्होंने, ये आर्टिकल इनका आया, ये इन्होंने खुद नहीं लिखा, लेकिन इनके बारे में आया कि जेल्ड इन इसराइल पैलेस्टीनियन सिंबल आई टॉप पोस्ट। ठीक है, कि ये उस वक्त भी जो है वो सबसे ज़्यादा ऑफ ऑल द मैनी, 2004 है, who can be leader Palestine, he is the most popular, his personal story the most compelling, his command of Hebrew, इब्रानी ज़बान बोलते हैं, understanding of Israeli is the most sophisticated। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात है, ये किस्सा है
2004 की स्टोरी है ये, ठीक है। और फिर एक मेरा ख्याल है इनका एक और आर्टिकल भी था, वो पता नहीं मैंने हमारी टीम ने तैयार रखा है कि नहीं, एक और इनका आर्टिकल आया था, वो आया था इनका 2017 में। 2017 में इन्होंने जेल से भेजा था, मेरे ख्याल से वॉल स्ट्रीट जर्नल में था या न्यूयॉर्क टाइम्स में था, और वो हंगर स्ट्राइक के ऊपर था ये इनका। वाई, ये देखें, ये 2017 में जब ये हंगर स्ट्राइक पे गए तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था, वाई वी आर ऑन हंगर स्ट्राइक इन इसराइली प्रिजन्स। इन्होंने जेल में आर्टिकल लिखा और जेल से वो आर्टिकल स्मगल होकर बाहर गया इसराइली जेल से, और न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा कि हम हंगर, और उसके नतीजे में फिर इसराइल पे दबाव बढ़ा और वो हंगर स्ट्राइक पे ये सारे फ़लस्तीनी। तो ये जेल में बैठ के मरवान बरगूती जो हैं वो पॉपुलर रहे, और ये दुनिया इनको जानती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में और हर जगह। अब जनाब ये हुआ कि इनका नाम जो है वो हमास की तरफ से रख दिया गया आगे। 9,000 फ़लस्तीनी इस वक्त जेलों में हैं, और उनमें से दो नाम आए हैं असल में। एक वो अहमद सादात हैं, वो एक छोटा ग्रुप है फ़लस्तीनी ग्रुप, जिसने जो है वो उन पे भी कत्ल का इल्ज़ाम है, एक इसराइली वज़ीर को उन्होंने मार दिया था, 2001 में उनको सज़ा हुई थी 30 साल की। अच्छा, उनका दो नाम दिए, लेकिन मरवान बरगोती का नाम सबसे ऊपर है। और सेक्रेटरी ब्लिंकन आज रात को पहुंच जाएंगे, कल से उनका ऑफिशियल दौरा शुरू हो जाएगा। सऊदी अरेबिया, कतर, मिस्र, और यहाँ पर वो ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगले चंद रोज़ ईरान जो है वो यानी इस वक्त एक आतिश आए कि ईरान इस पर रिस्पॉन्ड करता है नहीं करता उनके दौरे के दौरान, क्योंकि ये यहाँ पर अभी देखना है कि जो यहाँ पे जो निशाना बनाया है अमेरिकन ने, तो उसमें कितना नुकसान हुआ है, कौन से लोग हैं, 40 लोग कौन से हैं, क्या हैं। मेरा ख्याल है कि मेरा यहाँ पर रिस्ट्रेन करके हमें इस फार्मूले की तरफ बढ़ना चाहिए, ये जो फ़लस्तीनी रियासत वाला मसला है। लेकिन इतने ग्रुप्स हैं, मुसल्लह ग्रुप्स हैं, दहशत गर्दी हो रही है रीजन में, बहुत कुछ हो रहा है। ये मैंने कल भी बात की थी कि मुझे नहीं पता ये इस सदी के सबसे बड़ा वाक़या ज़रूर पजीर होने जा रहा है या क्या होने जा रहा है, लेकिन एक बहुत तारीख़ी मौका है जिस पे पूरी दुनिया इस वक्त उसका फोकस है। तो आप वक्फा नहीं उसकी बात करते हैं कि दरमियान में पाकिस्तान का फिर इलेक्शन भी आ रहा है, तो ये इसमें यहाँ पे स्टेबल हुकूमत, एक मुस्तहकम हुकूमत बननी चाहिए। मेरी दुआ है कि मुस्तहकम हुकूमत बने जो बहुत ज़्यादा बेसाखियों पे ना खड़ी हो। ठीक है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तो आप ये कह रहे थे कि अगर 120 और जो 23 नशिस्तें होंगी तो एक मुस्तहकम हुकूमत बन सकेगी? जी बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है ये यहाँ पे ज़ाहिर है कि 166 नशिस्तें चाहिए, तो 166 के लिए कम से कम 120, मेरे एक ऐसे ही मेरा एक तासुर है कि 120 130 हो तो फिर वो 30-35 सीटें आ, लेकिन अगर 100 आती हैं किसी पार्टी की तो 66 सीटों में फिर बहुत, क्योंकि देखें तहरीके ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है इनकी सीटें कितनी होती हैं, और जो परवेज़ खटक साहब की जमात है उसकी कितनी सीट, तो कितने लोग मिलेंगे तो फिर ये 166 तक पहुंचेगा नंबर। तो ये बात है। और अभी थोड़ी देर पहले ख़बर आई है हमारे इंतहाई मोहतरम और हमारे जो कानून से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात और वैसे भी रशीद रिजवी साहब इंतकाल फरमा गए हैं कराची में। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। रशीद रिजवी साहब जो हैं बड़ा एक कानून के हवाले से एक बड़ा नाम, बड़ी उनकी खिदमात, हमारे मुल्क की कानून की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती रशीद रिजवी साहब के ज़िक्र के बग़ैर। तो उनका इंतकाल हुआ कुछ देर पहले, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अच्छा, मैं ये बात, अच्छा आने वाले दिनों में ये भी ज़हन में रखें कि ख़जाना, दाखिला, सिक्योरिटी के हवाले से, उसके बाद वजारत कानून की भी बड़ी अहमियत होगी। वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल, ये सारी जो हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो आगे जाके आइनी अमूर और कानूनी जब ये पिटिशंस दायर होंगी, जब ये मुख्तलिफ, पहले तो फ़ौरन ये मतलब है कि ज़ाहिर है कि केयर टेकर हुकूमत पे तो शायद ना बहुत ज़्यादा, लेकिन ये चैलेंज होंगे मुख्तलिफ नताइज, फिर उसके बाद ये जो बानी PTI खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं वो जाएंगे आगे,
अदालतों में, तो उस वक्त वजारत कानून की बड़ी हैसियत होगी कि वजारत कानून कौन सी जमात अपने पास रखती है, वो उसकी क्या आर्गूमेंट्स होती हैं, और अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, मतलब कौन सी शख्सियत होती है, और अपोजिशन में जो लोग बैठे होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर फिर क्या सूरत गरी होती है मुख्तलिफ हवालों से। तो ये बहुत एक, मैंने आपसे कहा ना, ये हुकूमत साजी का एक अमल होगा जो एक अरसे तक, काफ़ी दिन तक चलेगा। और इसमें जो है वो MQM की कितनी सीट्स होती हैं ये देखें ना, और MQM की और पीपल्स पार्टी की कशीदगी बढ़ रही है। मेरी दुआ है कि कशीदगी कम हो, लेकिन यह है कि वो मामला जो हैं वो कशीदा है। मेरी दोनों तरफ बात हुई तो कशीदगी है वहाँ पे। दुआ है कि मामला आगे ना बढ़ें और इंतखाबात पुरअमन माहौल में हो जाएंगे, हो जाने चाहिए इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि पूरा प्रोसेस है। रशिया की तरफ से बड़ी शदीद मजम्मत हुई है कि ये जो इस मरहले पे ये जो अटैक हुआ है। अच्छा, ये बात इसमें जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शाम और इराक पे अटैक हुआ है, ईरान पे नहीं हुआ। ईरान, लेकिन ईरान जो है वो क्या जवाब देगा? अच्छा, ईरान तो जवाब नहीं देगा क्योंकि वो उधर से जो मलेशिया हैं वही जवाब दे रही हैं। ईरान कह रहा है हमारा ताल्लुक ही नहीं है। देखिए ना, ये भी तो अभी ये जैसे हुतीज़ का चल रहा है रेड सी के अंदर, और ये बहर हमर में चल रहा है, और ये सारा का सारा उस वक्त ख़त्म होगा जब ये वो मामला जो बुनियादी मामला है, वो बुनियादी मामला वो रियासत फ़लस्तीन का क्या, ठीक है। फ़लस्तीन अपनी जगह मौजूद था जिसमें बनी इसराइल के कबीले आए और फिर इसराइल नाम पड़ा। फ़लस्तीन एक जगह है, एक वहाँ पे बस्ती, एक कौम है। अब कोई ये कहना कि पहले फ़लस्तीन था कि पहले इसराइल था, ये फजूल बात। फ़लस्तीन की जो ज़मीनें थी उन ज़मीनों के ऊपर इसराइल बना है, ठीक है ना। तो ये बात अजीब है कहना कि जी पहले जो है वो फ़लस्तीन नहीं था और पहले इसराइल था। मतलब फ़लस्तीन जो है ना, ये फ़लस्तीन तो हज़ारों साल पुरानी, यानी जो बहुत से अम्बिया, हमें अम्बिया कराम का हमें जिक्र मिलता है तो वो वहाँ पर वो एक मौजूद थी फ़लस्तीन। वो जिन जिन कौमों से मुखातिब हो रहे थे वो वहाँ बस्ती थी कौमें फ़लस्तीन में। तो इसराइल जो है वो तो बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से फिर आगे उनके पे बारह। तो ये जो है ना, अब ये कि अब वो, लेकिन फिर वही बात कि अब इसमें मलेशिया ख़त्म कैसे होंगी, वो अपने सियासी अमल में कैसे शरीक होंगे। देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि ये सारी जो मुसल्लह तंजीमें बनी हैं मशरिक़ वस्ता में, जिसका असर पाकिस्तान पे भी होता है, ठीक है, जिनका असर आप देखें ना कि अफ़गानिस्तान में अब जाके कहीं, हमारी दुआ है कि स्टेबिलिटी वहाँ पे आए, जल्द से जल्द आए। लेकिन ये जंगें जब डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है तो फिर स्टेबल होते होते वक्त लगता है। अच्छा, तवज्जो सारी इधर चली गई है तो वहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है सोमालिया वगैरह में। देखें ना, वहाँ सूडान में, सोमालिया में, वहाँ ये जो बाकी अफ्रीका है, वहाँ दूसरे दिन हंसी मजाक में हुकूमत गिरा के वो एक जो है वो, अच्छा फौजी को होती है, फिर फौजी को के ऊपर फिर फौजी को हो जाती है, यानी फौजी बगावत के ऊपर फौजी बगावत, यानी वो दुक्की पे दुक्की वाला वो तो फौजी। मैं कहता हूँ एक मिनट ठहर जाओ, यानी थोड़े देर से पहले फौजी बगावत नहीं हुई थी। वो कहते नहीं, उस फौजी बगावत के ऊपर फिर बगावत फौजी हो गई है। अच्छा चले, फौजी बगावत हो गई है, फिर थोड़े दिनों बाद फिर फौजी बगावत हो जाए, मतलब अजीब रौला है वहाँ पे। तो मसला ये है कि ये सारी स्टेबिलिटी उस आएगी तो ये आगे कोई दुनिया किसी बेहतर तरफ जाएगी ना। अब इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं या जो भी सिलसिले हैं सारे, तो ये इसमें ये जितने मुसल्लह ग्रोह हैं, फिर ये कैसे, इनकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, क्योंकि इनमें से अक्सरियत जो बनी है वो बनी हुई है कि जी फ़लस्तीन इसराइल, फ़लस्तीन इसराइल। कुछ तो जेन्युइन है और कुछ जो हैं वो हमारे यहाँ जैसे नहीं ग्रुप बन गए थे, ये बहुत सारे जराइम पेशा ग्रुप बन गए थे पाकिस्तान में, अभी भी उनकी बाकियात मौजूद हैं कि भाई जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था मज़हब से और ना कोई दूर दूर तक उनका इस्लाम से था, वो एक ठग जराइम पेशा नासिर, उन्होंने भी, वो भी घुस गए थे दरमियान में, ये जब 9/11 के बाद भी और इससे पहले भी। तो बात यह है कि वो जब आपको अच्छी हो जाती है एक चीज़, जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है कि भाई यहाँ पे अफगानिस्तान में अब अमन कायम ना होने की कोई तुक नहीं है, क्योंकि अब तो अमेरिका चला गया यहाँ से, नेटो भी चला गया, अब आप एक मुल्क को ठीक करके यहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा, ये बड़े आप देखें ना, कोई मकसद नहीं है ना किसी चीज़ का। तो अब आप स्टेबल करें अपने अफगानिस्तान को, एक बेहतरीन मुल्क बनाएं, बजाय इसके कि वहाँ से दहशतगर्दी आप करें। यही इशू वहाँ पे खड़ा हो रहा है। अच्छा, वहाँ पर मैं आपको बताऊँ
कि वहाँ पर वही बात है ना कि अमेरिकन का जाना भी एक इशू है, उनको जाना भी नहीं चाहिए। इस वक्त 40,000 अमेरिकन हैं, 40,000 अमेरिकन हैं ये मगरबी एशिया या मिडल ईस्ट के अंदर। अगर हम वो मैप देख सकें जो लेटेस्ट निकाया था अक्टूबर में, अच्छा उसके बाद जो है वो मज़ीद भी फ़ौज के लोग आ गए थे, वॉरशिप्स आ गई थी वो, लेकिन ये कि बेसिस उनकी मौजूद है। सबसे बड़ी तो कतर में, ज़ाहिर है बहरीन में। और अमेरिकन जो हैं वो वही वाली बात है कि एक तो अपनी प्रेजेंस यहाँ से छोड़ेंगे नहीं, दूसरी है कि उनको छोड़नी चाहिए भी नहीं, इसलिए कि एकदम से खाना जंगी हो, क्योंकि चाइना और रशियन ट्रूप्स उतर के एकदम से यहाँ पे नहीं करवाएंगे ना मामलात को तय। अमेरिकन ने वो समझते हैं, ठीक है ना, तो वो ये जैसे मैंने कहा ना कि ये ब्रोकर भी वही करवाएंगे, ये ब्रोकर में भी वही अमेरिकन ही करवाएंगे। उसकी वजह है कि वो ओनली दे अंडरस्टैंड ना, मिडिल ईस्ट बाहर के पार्ट्स तो अभी इसको या फ्रांस समझता है थोड़ा सा, या पुरानी जो कॉलोनियल्स यहाँ पे रही हैं पावर्स वो समझती हैं। लेकिन ये है कि रशिया और चाइना तो आके, लेकिन उन्होंने पीछे स्टांस लिया है। ये सारी कहानी यहाँ इसलिए पहुंची है कि रशिया और चाइना ने खुल के फ़लस्तीनियों के साथ तो खड़े हो गए। और यहाँ से अमेरिकन का इनकलाबी तभी हुआ कि जब मतलब चाइना ने सारे मुज़ाकरात जब हो रहे थे तालिबान के साथ, तो उस वक्त चाइना भी उसमें आ गया था ना, मॉस्को भी आ गया था। तो ये उम्मीद करते हैं हम कि ये ही इसी तरह से यूक्रेन का मसला हल होगा, चाहे वो चाइना करवाए, चाहे वो अरब लीग करवाए, OIC करवाए, चाहे अफ्रीकन यूनियन कराए। लेकिन वो वहाँ पर वो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ कई फ्रंट्स खुले हुए हैं ना। यहाँ लेबनान को देखना है। अच्छा, डेविड कैमरॉन जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया बैरूत में, और इंटरव्यू में उनका टेलीकास्ट हुआ कल रात को लेबनान में, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी नेतन्याहू से बात हुई है, नेतन्याहू फ़लस्तीनी रियासत पे काफ़ी हद तक तैयार है, अपने लोगों को नहीं बता रहा। ये जनाब डेविड कैमरॉन साहब ने कहा कि वो नेतन्याहू जो है वो बड़ी हद तक जो है वो तैयार है। अच्छा, अब ये है कि नेतन्याहू साहब की पोजीशनिंग जो है वो बड़ी अजीब सी है, क्योंकि वो इंटरव्यू फौरी तौर पे जैसे ही वो छपता है तो वो इसराइल में लोग पढ़ते हैं कि भाई 1 मिनट ठहर जाओ, ये क्या हो रहा है। तो इसमें इसराइल अभी इसी पे उनका मीडिया लगा हुआ है कि ईरान पे हमला, ईरान पे, ताकि लोग ज़हनी तौर पे लगे रहे कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई होगी। लेकिन असल में जो है वो ये है कि आज अच्छा इनकी जो है फिर इन्होंने इस्लामी जिहाद से भी रब्ता किया। जो इस्माइल हानी हैं उनकी इस्लामी जिहाद से भी बात हुई, क्योंकि इस्लामी जिहाद भी तो फ़ाल है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसमें। और इस्लामी जिहाद के भी जो बहुत से लोग हैं वो इसराइली जेलों में कैद हैं। तो नखाले जो जायद नखाल हैं उनसे बात हुई और दोनों एग्री कर गए इस पर कि बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इसका मुसव्वदा तैयार हो चुका है, इसकी चीज़ें इसमें अब 2-3 नाम फ्लोट हो रहे थे उनकी तरफ से, हमास की तरफ से आ गया, मरवान बरगोती का, अमेरिकन को, यूरोपियंस को, अरब ममालिक को, OIC को, क्योंकि यूनिफाइंग फोर्स चाहिए। तो या तो यह है कि वो फौरी तौर पे एक संभाल लेंगे, कोई और संभाल लेगा, और फिर वो एक जब इलेक्शन होगा तो उसमें वो एक उनका एक रोल होगा। आगे फिर इसराइल की सिक्योरिटी कैसे होगी, फिर वो जो बफर जोन बनाती है वो, ये तो इलाका खा गए हैं। ये तो अच्छा 27 इस दौरान इसराइल जो है हारी हुई जंग को वो लड़ रहा है। तो नेतन्याहू जो है वो अभी बमबारी वहाँ पे ये है वो है, रफ़ा के अंदर वो जंग जारी है अभी भी। लेकिन चूंकि जहाज़ रवाना हो गया है सेक्रेटरी ब्लिंकन का अमेरिका से, और इस स्टेटमेंट के साथ कि वो एक जंग बंदी की तरफ आ रहे हैं, और साथ ही मरवान बरगोती का नाम जो है वो ऑफिशियली हमास की तरफ से आगे रख दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 24-48 घंटों में जहां पाकिस्तान की अगले चंद दिनों में पाकिस्तान की एक हुकूमत यहाँ पे बनेगी, इससे ज़्यादा मतलब मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए और नई हुकूमत बने। लेकिन इस सिलसिला चलता है कि वो तारीख़ी वाक़या है जो वहाँ हो रहा है ना, और उसके नतीजे में जब ये अमन की बात होती है तो साथ ही दहशतगर्दी, बदअमनी, मुख्तलिफ ग्रुप्स कैसे होगा, चिक बीच में झगड़े, फसाद, ये वो सारा वो बहुत कुछ है जो पाकिस्तान ने बाकी मुल्कों के साथ बैठ के तय करना है। और मैंने आपसे कहा ना कि ये मगरबी एशिया फिर वस्ती एशिया से मिलता है, फिर वस्ती एशिया जनूबी एशिया से मिलता है। अभी ये डेफिनेशन सारी वो एक दुनिया कनेक्टिविटी के ज़रिए एक हो गई है। तो दुआ है कि यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी सुकून रहे और ख़ित्ते में भी अमन आए, और ये जो एक इशू है बहुत बड़ा ये हल हो, फ़लस्तीनी रियासत का। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।